Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video, I am going to cover computer awareness program and I am on lecture 3. If you haven't seen part 1 and part 2, you can see. I will give the link in the description box. So let's start with it. So today's topic is basic computer organization. तो कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है हर चीज को. तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज इनपुट, अदर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद आता है हमारा आउटपुट. तो इनपुट यूनिट्स के बारे में बात करना है, आउटपुट यूनिट्स के बारे में बात करना है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करना है आज हमें. और हम बात करेंगे कि डेटा विद इन कंप्यूटर फ्लो कैसे करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. The first topic is basic computer organization. Again, as I have told you earlier, it is input unit, output unit, CPU. Let's move on. So the first topic is input unit. तो जब हम बात करते हैं input unit की, तो input unit में क्या होता है कि जो भी हम instructions दे रहे हैं कंप्यूटर को या एप्लीकेशन को, वो कैसे दी जाती है. It is given through input devices. हम कैसे प्रोवाइड करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस से. अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कोई डेटा प्रोवाइड करें कंप्यूटर को ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके. तो जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, कीबोर्ड इज इनपुट यूनिट. जैसे आपका की बार्स हो गए सारे, तो वो सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं. इनपुट यूनिट अलग है, इनपुट डिवाइसेस अलग है. इनपुट डिवाइसेस पे अलग वीडियो बनेगी. इनपुट यूनिट क्या होता है कि जिससे हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिससे हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं टू कंप्यूटर. ठीक है, तो अब वो क्या करता है, इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट का काम है कि चीजों को कन्वर्ट करना कि किस फॉर्म में जो कंप्यूटर को समझ आ सके. सो द इनपुट यूनिट हैज टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट. जो उसको फॉर्मेट चाहिए कंप्यूटर को, वो उसमें कन्वर्ट करते हैं. इनपुट डिवाइसेस ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर सके इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, ताकि वो उसको एक्सेप्ट करके हमें रिजल्ट दे सके. इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इनपुट यूनिट का मतलब क्या हुआ? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, डेटा प्रोवाइड करना यूजिंग इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस और इनपुट यूनिट्स से कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. इनपुट यूनिट होता है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराना थ्रू इनपुट डिवाइसेस. और कैसी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं? एक डेटा की फॉर्म में देते हैं. और हमारा जो इनपुट यूनिट होता है उसका काम क्या होता है? उस डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सीपीयू में भेजना. So this is about input unit. Next is CPU. तो CPU परफॉर्म क्या करता है? सबसे ज्यादा प्रोसेस करता है. जैसे आपने बहुत बार सुना होगा बचपन में कि CPU को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो ह्यूमंस का ब्रेन होता है, उसका काम भी तो यही होता है कि प्रोसेस करना हर चीज को. जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली थ्रू न्यूरल सिस्टम, वो उसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा. वैसे ही सीपीयू का काम भी यही है कि जो भी उसको डेटा मिलता है वो उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है. तो अब जो सीपीयू होता है वो बनता किससे? वो बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट से बनता है. और उसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रो प्रोसेसर्स. जो आजकल चिप्स आती हैं उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर्स. तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट्स हैं. दैट इज कंट्रोल यूनिट, ALU भी बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. थर्ड है आपका मेमोरी यूनिट. तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा CPU. हमेशा ध्यान रखना, CU, ALU, थर्ड है आपका MU. तो ये 3 चीजों में डिवाइड होता है. अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? रीड एंड इंटरप्रेट करना. 2 काम है इसके. डेटा को रीड करेगा ये और इंटरप्रेट करेगा. अब क्या करेगा इसके बाद? हमारा
अब दूसरे पार्ट्स को ये एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। दूसरा पार्ट इसका कौन सा है? ALU। तो ALU का काम क्या होता है? सारे अरिथमेटिक मतलब जैसे कि प्लस करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना और सारे लॉजिकल ऑपरेशंस यही करता है। कौन करता है? ALU। ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अगर आपको पता हो, तो अगर किसी के पास भी फिजिक्स होगी तो उसको पता होगा कि हमारे पास कुछ बूलियन लॉजिक्स होते हैं। तो बूलियन लॉजिक्स क्या होते हैं? एंड गेट, और होता है, नॉर होता है। तो ये चिप्स होती हैं बेसिकली जिसके थ्रू दे परफॉर्म ऑपरेशंस। तो ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि ALU परफॉर्म करता है। तो दिस इज एक्चुअली बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक के थ्रू अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं CPU में। देन वी हैव MU, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या है कि मेमोरी, जैसे बोलते हैं मेमोरी स्टोर करना या डेटा को स्टोर करना, तो वो सारा काम किसका होता है? मेमोरी का। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट में हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। एक आते हैं आपका प्राइमरी, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। CU का काम है रीड और इंटरप्रेट करना। ALU का काम है सारे ऑपरेशंस करना, ऑपरेशंस सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस। MU का काम होता है स्टोरेज करना। स्टोरेज करना मतलब दो तरीके से होती है, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी। आप देखते हैं कि कैसे प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी और हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू प्राइमरी मेमोरी ओनली। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? इसको डेटा को होल्ड करना होता है। इट ओनली होल्ड्स डेटा and instructions on which computer is currently working। तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है कि डेटा को होल्ड करके रखेगा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि जो इसकी कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो उसकी जो मेमोरी है, जो उसकी स्टोरेज करने की पावर है, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो अब इसके बाद डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो जैसे ही अगर आपने उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? आपका डेटा पूरा का पूरा उड़ जाएगा। जैसे ही आपने बंद किया अपना लैपटॉप या कंप्यूटर, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि जो उड़ गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो holds only those data and instruction on which computer is currently working। जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ इस CPU पे, इस कंप्यूटर पे, तो उससे क्या होगा? ये अभी जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्राइमरी मेमोरी पे काम हो रहा है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी का रोल नहीं है जब तक मैं इसको सेव नहीं करूँ। जैसे ही मैंने इस वीडियो को सेव कर लिया तो वो सेव हो जाएगी, लेकिन अभी वो सेव नहीं है। अभी जो चल रहा है वो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर चल रहा है। तो हमारे पास दो टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी होती है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज रैम। और सेकेंडरी दूसरी होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से तो नाम से ही समझ आ रहा है कि सिर्फ काम चलाओ, कि मतलब थोड़ी देर के लिए काम हो रहा है तो ठीक है, उसके बेसिस पे ये काम करती है। तो अभी हम समझते हैं कि रैम क्या है। रैम की फुल फॉर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या है? एक इंटरनल मेमोरी है ये। जैसे जब भी हम कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो हम हमेशा चेक करते हैं कि इसकी रैम क्या है और रोम क्या है। तो रैम से क्या समझ आता है कि उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है, CPU की इंटरनल मेमोरी कितनी है, कितना वो स्टोर कर सकता है डेटा, हाउ मच इट कैन स्टोर डेटा, स्टोरिंग डेटा, और आपका प्रोग्रामिंग एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो एक इंटरनल मेमोरी की तरह काम आती है, और उसमें क्या स्टोर हो सकता है? स्टोर डेटा, वी कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोग्रामिंग हो सकती है और रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम आ सकता है। अब ये भी हमारी बहुत अलग अलग टाइप की होती है,
और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम जब तक काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तब तक वो वैलिड है, उसके बाद वो सब उड़ गए। रैम ऐसी ही होती है, रोम भी ऐसी ही होती है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो सिर्फ तभी तक है जब तक आपकी मशीन चल रही है। जैसी आपकी मशीन बंद हुई या आपने स्विच ऑफ कर दिया तो वो सब गया। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रैम। रैम हमारी होती है तीन टाइप की, दैट इज डी रैम है, एक एस रैम है और एक होती है आपकी एस डी रैम। पहले वाले की फुल फॉर्म है आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस अगर आते हैं हमारी मेमोरी में, मेमोरी जैसे हमारी बार बार चेंज हो सकती है, तो यस इट कैन स्टोर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि आप अलग अलग चीजों का यूज कर सकते हो एक टाइम पे। देन उसके बाद आता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है कि बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ ना एस रैम और डी रैम को, तो हमारी जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो बहुत ज्यादा फास्टर है, बहुत ज्यादा फास्ट है और लेस वॉलेटाइल है। काफी टाइम लगता है इसको डिलीट होने में एस रैम को, लेकिन डी रैम जो है हमारी वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है और डिलीट होती रहती है। जो एस रैम है वो डिलीट नहीं होगी, वो रहेगी वहां पे काफी देर तक। फिर उसके बाद आता है आपका एस डी रैम। एस डी रैम का मतलब है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, अभी मैं ये बताना नहीं चाहूंगी। वैसे अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो एक तरीके से ये डी रैम ही होता है, बट ये हायर क्लॉक स्पीड्स पे चलता है। सो बस अभी के लिए यू शुड नो व्हाट डी रैम इज, एस रैम इज। तो रैम का मतलब पता होना चाहिए कि रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और उसके बाद उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि मतलब थोड़ी देर के लिए डेटा इट कैन स्टोर, उसके बाद इट विल बी डिलीटेड व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है आपका रोम। तो रोम में क्या होता है, रोम स्टोर्स डेटा परमानेंटली, परमानेंट डेटा स्टोर होगा यहाँ पे। और दिस इज एक्चुअली नॉन वॉलेटाइल। द अबव वन इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब अब समझ गए होगे शायद, कि जो डेटा आपका उड़ जाए। और रोम क्या होता है आपका नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो उड़ जाएगा। ठीक है, इट विल बी देयर इन द कंप्यूटर इटसेल्फ, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है, इट स्टोर्स डेटा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। कि जैसे अगर हमें कोई भी चीज अपने कंप्यूटर पे सेव करनी होती है तो हम क्या करते हैं, CTRL-S दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो परमानेंटली कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमारे कंप्यूटर में। इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU, इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CDs, CD-ROMs, मैग्नेटिक टेप्स, USB फ्लैश ड्राइव्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास वो डेटा हमेशा के लिए रहे, तो आप किस किस का यूज कर सकते हो, ये सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो, ताकि आपकी स्टोरेज या आपका जो भी डेटा है वो स्टोर रहे। क्योंकि ये बाहर की तरफ लगती है और जहां से भी आप कनेक्ट करना चाहो कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो और या इसमें स्टोर कर सकते हो। तो ये कैसे टाइप होती है, इट इज अ मैग्नेटिक डिस्क। हर चीज जो है इसमें इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। तो सारी चीजें किस काम आती हैं, फॉर स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ डेटा। मतलब जो चीज आप ज्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हो उसको आप यूज कर सकते हो एज अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको दिख रहा है USB फ्लैश ड्राइव, CDs, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो इन सब तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। Then we have some quick revision here. So सबसे पहले ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर मेमोरी।
सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारी कौन सी होती है? दो होती हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। वन इज रैम एंड अनदर इज रोम। अब आती है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी हमारे 4-5 तरीके की हैं। जो भी सारी सीडी वाले पार्ट होते हैं ना, वो सारी इसी में आती है हमारी। जैसे सीडी हो गया आपका, सीडीआर हो गया आपका, और आपका डीवीडी हो गया। These all come under ऑप्टिकल मेमोरी। अब आता है आपका मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD और आपका FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देन वी हैव फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है हमारी? फ्लैश मेमोरी होती है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। सो सेमीकंडक्टर मेमोरी में आते हैं आपके रैम और रोम, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी में आपके आते हैं CD, CDR, DVD। तो ये दोनों अगर आप देखो तो ये कौन से टाइप है हमारे? सेकेंड भी और थर्ड भी सेकेंडरी है। CD, CDR, DVD और HDD, FDD ये सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी टाइप में। और आपका फ्लैश मेमोरी जो है, जो आउटर पार्ट्स में लगता है हमारा, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, तो ये सारी चीजें फ्लैश मेमोरी में आएंगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मेमोरी। देन वी हैव आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द कंप्यूटर टू एन एक्सटर्नल डिवाइस। जैसे अगर मेरे स्क्रीन पे कुछ भी दिखा रहा है तो वो क्या हुआ? हमारा आउटपुट है, रिजल्ट आया। अगर मैंने कोई PPT बनाई है तो उसका कुछ रिजल्ट बनेगा। हमने इनपुट प्रोवाइड किया, उसके अंदर कुछ टाइप किया और वो हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है हमें, तो वो क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस की तरह हमारे लिए कौन बिहेव कर रहा है? हमारा स्क्रीन। जो भी हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है, तो इट इज बिहेविंग एज आउटपुट डिवाइस। लेकिन आउटपुट यूनिट क्या होता है? प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू एन एक्सटर्नल डिवाइस, और इट कैन बी प्रेजेंटेड एज सॉफ्ट और हार्ड कॉपी। जैसे हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या तो अपने कंप्यूटर में ही रख सकते हैं। ऑफ द इंफॉर्मेशन विच कैन बी रीडेबल बाय द यूजर्स। अब यूजर कौन है? मैं हूँ, या कोई भी जो भी काम कर रहा है ऑन कंप्यूटर वो यूजर है। तो उसको कैसे मिलेगी वो इंफॉर्मेशन? इट कैन बी डिराइव ऑन सॉफ्ट कॉपी, एज अ सॉफ्ट कॉपी और एज अ हार्ड कॉपी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आउटपुट यूनिट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारा डेटा वर्क कैसे करता है, बेसिक डायग्राम क्या है उसका। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो एक सिंपल से वे में इनपुट यूनिट बनाया गया सबसे पहले हमने। सेकंड आपका डिपिक्ट कर रहा है CPU। थर्ड आपका डिपिक्ट कर रहा है आउटपुट यूनिट। ये सेकंड जो है वो पूरा हमारा डिपिक्ट कर रहा है रेड बॉक्स में CPU। तो अब हमने डिफाइन कर दिया कि कंट्रोल फ्लो किससे दिखा रहे हैं? ग्रीन वाले से। डेटा फ्लो किससे हो रहा है? आपका ब्लैक वाले से। तो डेटा का फ्लो होना मतलब कि आपका डेटा किस तरफ ट्रांसफर हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स से देखो, बॉक्स इज इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट से किसकी तरफ जा रहा है? इट इज गोइंग थ्रू मेमोरी यूनिट। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो याद होगी देन यू कैन प्रोसीड वेरी इजीली। तो इनपुट यूनिट से मेमोरी यूनिट में गया, मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट के पास आया। आई विल मेक अ एरो हेड। कंट्रोल यूनिट से क्या होगा? कंट्रोल यूनिट से वापस इट विल गो टू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के पास गया, मेमोरी यूनिट से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन कलेक्ट कर लेता है? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो किसको देगा? सारी इंफॉर्मेशन निकाल के मेमोरी यूनिट को वापस भेजेगा। देख रहे हो कैसे सर्कल चल रहा है पूरा। अब इसके बाद मेमोरी यूनिट के पास जो भी गया वो किसके पास जाएगा? आउटपुट के पास। अब देखो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज का काम तब आता है जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। ऊपर वाला CU का काम हो गया, MU का काम हो गया, ALU का काम हो गया। अब सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है? सेकेंडरी के पास, सेकेंडरी स्टोरेज के पास।
अगर तुम स्टोर करना चाहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट के पास हमारी इंफॉर्मेशन गई फ्रॉम मेमोरी यूनिट, MU से आउटपुट यूनिट के पास गई। अब आउटपुट यूनिट क्या करेगा, वापस भेजेगा टू अ मेमोरी यूनिट। तो ये तो हो गया हमारा डेटा फ्लो। अब आता है आपका कंट्रोल फ्लो। कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है आपकी, ये देखो कंट्रोल यूनिट कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, इनपुट को भी कंट्रोल करता है और आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकता है। आउटपुट को भी कंट्रोल कर रहा है, इनपुट को भी कंट्रोल कर रहा है, दोनों तरफ से कंट्रोल हो रहा है। और कंट्रोल यूनिट का पूरा हाथ किसमें होता है, सेकेंडरी स्टेज स्टोरेज पे। सेकेंडरी स्टोरेज को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो कंट्रोल यूनिट देगा। सो दिस इज हाउ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल लुक्स लाइक। सो आपको ये समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अगर नहीं आया समझ तो एक बार दोबारा से पिछला वाला पार्ट देखो ताकि और क्लैरिटी हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe so that we can bring more such videos for you. Thank you for watching this.